अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हुए हैं और कल के टॉपिक में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर एक किंगडम मौजूद जानदारों को करैक्टरिस्टिक्स वाइज जो है डिस्कस किया था कि कौन से किंगडम में कौन सी खसूसियात रखने वाले जानदारों को रखा जाएगा, किंगडम एनिमेलिया में कौन सी खसूसियात रखने वाले जानदारों को रखा जाएगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई में कौन कौन सी खसूसियात रखने वाले जानदारों को किंगडम फंजाई में रख दिया जाएगा या किंगडम मुनेरा में रख दिया जाएगा, या कौन सी खसूसियात रखने वाले जानदारों को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्टेटस ऑफ वायरस के वायरस को बायोलॉजिस्ट ने किस मकाम पर रखा है, जानदारों की कौन सी दुनिया में या बायोलॉजिस्ट की जबान में वायरस को कहाँ रखा गया है। स्टेटस ऑफ वायरस की बात करें तो स्टूडेंट्स वायरसेस को बॉर्डर लाइन समझा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान समझा जाता है। ना ही इसका मतलब है वायरसेस को लिविंग तस्वर किया जाता है, ना ही नॉन लिविंग थिंग तस्वर की जाती है। इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, स्टेटस ऑफ वायरस के अंदर अगर बॉर्डर लाइन समझा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बॉर्डर लाइन समझा जाता है, तो फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस की जिनकी वजह से वायरसेस को नॉन लिविंग तस्वर किया जाता है, या कौन सी खसूसियात हैं वायरसेस की जिनकी वजह से वायरसेस को लिविंग तस्वर किया जाता है। तो अगर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की बात करें तो दो खसूसियात ऐसी हैं वायरसेस के अंदर जिसकी वजह से वायरसेस को हम नॉन लिविंग तस्वर कर सकते हैं या वायरसेस हमें नॉन लिविंग दिखाई देती हैं। अगर उन दो खसूसियात की जानिब जाएं तो कहते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की बेजान अशया जैसी खसूसियात कौन सी हैं। सबसे पहली जो इसकी चीज़ है वो क्रिस्टलाइन नेचर है। इसकी वायरसेस की जो नेचर होती है वो क्रिस्टलाइन नेचर होती है, और उसके बाद जो है ए सेलुलर है, यानी कि इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, इसमें कोई सेल मौजूद कोई नहीं है। इसकी बेस सेल ना ही ये यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, बल्कि ये ए सेलुलर है, यानी कि सेल से बनी हुई नहीं है। तो जिस चीज़ की बुनियाद ही ए सेलुलर है, हमने कहा था द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल की बुनियाद किसी चीज़ की बुनियाद में ही सेल मौजूद नहीं है तो फिर हम उसको लिविंग तस्वर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। वायरसेस ए सेलुलर है। इन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्रिस्टलाइन नेचर और ए सेलुलर होने की वजह से वायरसेस को नॉन लिविंग तस्वर किया जाता है। और अगर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ खसूसियात ऐसी भी स्टूडेंट्स वायरसेस में मौजूद होती हैं जिनकी वजह से वायरसेस को जानदार भी तस्वर किया जा सकता है। कौन सी खसूसियात हैं? कहते हैं सबसे पहले इनमें खसूसियत जो लिविंग वाली मौजूद है वो इनके अंदर आरएनए और डीएनए की मौजूदगी है। वायरसेस के याद रखिएगा स्टूडेंट, वायरसेस के पास अपना आरएनए या डीएनए मौजूद होता है। उसके बाद अगर आरएनए और डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियादी खसूसियत है, यानी कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, सबके पास आरएनए या डीएनए मौजूद होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी खसूसियात है वायरस की। अगर दूसरी खसूसियत की बात करें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि वायरसेस की लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी है, तो कहता है ये जो है रिप्रोड्यूस कर सकती हैं लिविंग सेल्स, और उसके बाद रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ बीमारियां भी फैला सकती हैं। तो बीमारियां वही चीज़ फैला सकती है जब अपनी चीज़ को मुंतकिल वही चीज़ कर सकती है जो लिविंग होती है। तो ये खसूसियत यानी कि बीमारियां फैलाने वाली खसूसियत, बीमारियां फैलाने वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वायरस की वो इसकी है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी। तो इन चार खसूसियात यानी कि दो ऐसी खसूसियात जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, और दो ऐसी खसूसियात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है वायरसेस की। इन ही की वजह से वायरसेस को बॉर्डर लाइन तस्वर किया जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जानदारों के ही शामिल किया गया था। तो वायरसेस की साख्त ही ए सेलुलर है, यानी कि वो जानदार तस्वर ही नहीं किए जाते। तो इसलिए वायरसेस को ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ए सेलुलर साख्त होने की वजह से, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ही वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद 2 टर्म्स और यूज़ हुई हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस के अंदर, वो है परियॉन्स और वेरियोड्स की। ये क्या है? कहता है परियॉन्स और वेरियोड्स दोनों जो हैं ए सेलुलर साख्ते ही हैं, और ये भी ऐसे पार्टिकल हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं, यानी कि इन्फेक्शंस काज करते हैं।
बस फ़र्क इनमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि परियोन्स और बायोट्स में फ़र्क लिखें, तो दोनों को दोनों क्या है, ए सेलुलर साख्तें ही हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन परियोन्स जो है वो प्रोटीन के बने होती है और बायोट्स जो है वो सेलुलर आरएनए का बना होता है, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करने का इन्फेक्शन काज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आए स्टूडेंट्स, तो वो है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या मुराद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, तो लफ्ज़ बाई जो है ना वो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा, बाइनरी सिस्टम यानी कि 2 नंबरों का सिस्टम, तो लफ्ज़ बाई 2 के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, और नोमियल का लफ्ज़ मतलब है नेम्स, यानी कि 2 नेम्स पर मुश्तमिल नाम देने का जो सिस्टम है उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसा सिस्टम जिसमें जानदारों को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, और साइंटिफिक नेम्स भी कैसे दिए जाते हैं, 2 नेम्स पर मुश्तमिल होता है किसी भी जानदार का साइंटिफिक नेम। ऐसे सिस्टम को, ऐसे मेथड को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कहता है गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जानदारों को साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है उसको कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो वो कौन से 2 नेम हैं जिस पर किसी भी जानदार का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। तो उन साइंटिफिक नेम में सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है, कहते हैं साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। सबसे पहला नेम जो होता है वो जीनस का होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस का जो नेम होता है वो उसके साइंटिफिक नेम में शुरू में लिखा जाता है, और वो उसका पहला हर्फ जो है, जो साइंटिफिक नेम में जीनस का जो पहला हर्फ है वो कैपिटल लिखा जाता है। ये हम बाकायदा साइंटिफिक नेम्स के रूल्स में डिस्कस करेंगे। और दूसरा नेम जो दिया जाता है साइंटिफिक नेम में, दूसरा नेम जो होता है उसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ का नेम होता है, यानी कि किसी भी जानदार का जो साइंटिफिक नेम होता है वो उसके जीनस और स्पीशीज़ के नेम पर मुश्तमिल होता है। अब कैसे दिया जाता है इसको साइंटिफिक नेम, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई साइंटिफिक नेम देकर एग्जांपल से हम आगे उसकी वजाहत करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कहते हैं साइंटिफिक नेम्स रूल, यानी कि जानदारों को साइंटिफिक नेम देने के असूल क्या हैं, किन असूलों के तहत, किन रूल्स के तहत हम जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है उसमें है वो प्रिंटेड इन अटैलिक्स है, कि किसी भी जानदार का जो साइंटिफिक नेम है उसको अटैलिक में प्रिंट किया जाएगा। अटैलिक राइटिंग क्या होती है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखने की राइटिंग जो होती है अटैलिक राइटिंग होती है, यानी कि हर लफ्ज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो, टेढ़ी राइटिंग जो होती है उसका अटैलिक राइटिंग कहते हैं। और इस के अलावा अगर आप अटैलिक में नहीं लिखना चाहते तो एक और असूल भी है कि आप उसको बिल्कुल सीधा लिख दें, लेकिन सीधा लिखने के साथ साथ उसके नीचे उसको क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। यानी कि होमो लिखा है आपने, होमो सेपियंस जो है इंसान का साइंटिफिक नेम है, होमो इंसान का जीनस है और सेपियंस उसकी स्पीशीज़ है, तो होमो सेपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम है। अगर होमो सेपियंस आपने अटैलिक में लिख दिया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अटैलिक में नहीं लिखना चाहते, बेशक आप सादा सही स्ट्रेट लिख दें, लेकिन फिर क्या करेंगे, जीनस के नाम के नीचे और स्पीशीज़ के नाम के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे, यानी कि जीनस को भी अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज़ के नाम को भी अंडरलाइन करेंगे। दूसरा रूल जो है साइंटिफिक नेम्स का वो है फर्स्ट नेम इज़ कैपिटल, के जीनस का नेम जो लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम क्या है, जीनस के नेम ही फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम जो है यानी कि जीनस का नेम जो आपने लिखा है, जीनस के नेम का जो पहला हर्फ है वो कैपिटल होगा। फर्स्ट नेम इज़ कैपिटल यानी कि पहला हर्फ जो उसका कैपिटल लिखा जाएगा, होमो में, होमो सेपियंस में होमो यानी एच जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आखिरी रूल है वो ये है कि अगर आप पहली बार लिख रहे हैं, मसलन मैं किसी सेंटेंस में इंसान का साइंटिफिक नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ, होमो सेपियंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पहली बार तो लिखते हुए मैं पूरे का पूरा नाम लिखूँगा होमो सेपियंस, और इन दोनों रूल से ही लिखूँगा। लेकिन अगर बार बार मैंने उस फिक्र में इस्तेमाल करना है या किसी भी पैराग्राफ में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर मैं एब्रीविएट कर दूँगा। तो किसी भी जानदार के साइंटिफिक नेम का हम किस तरह छोटा करके यानी एब्रीविएट करके लिख सकते हैं। अगर किसी एक पैराग्राफ में हमने बार बार उस साइंटिफिक नेम को यूज़ करना है तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, बार बार होमो सेपियंस लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एच सेपियंस लिखेंगे, यानी जीनस के पहला हर्फ, जीनस के नाम का पहला हर्फ कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद स्पीशीज़ का नाम लिखेंगे होमो सेपियंस, स्पीशीज़ का हमेशा नाम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। उसके बाद अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की सिग्निफिकेंस की बात करें स्टूडेंट, तो उसमें सबसे पहला नेम जो आता है सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट जो आता है वो कॉमन नेम काज मैनी प्रॉब्लम, यानी कि कॉमन नेम जो थे जानदारों के, आम नेम जो थे
वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को जन्म दे रहे थे। किस तरह प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहे थे? अब एक प्याज को ही ले रहते हैं। प्याज जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम बोला जाता है। जैसे प्याज को अगर इंग्लिश में देखें तो प्याज को ओनियन कहा जाता है, अगर पंजाबी या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखें तो कहता है बसल भी कहा जाता है, कई इलाकों में बसल भी कहा जाता है। तो इस तरह जो कॉमन नेम से, अब एक बंदा दूसरे इलाके से आया है, उसको बसल के नाम से वो वाकिफ़ ही नहीं है, तो वो आप उसके सामने बसल वसल करते रहें तो उसको कोई पता नहीं चलेगा कि वो किस जानदार के मतलब बात कर रहा है। इस तरह कवा जो है उसके भी बहुत से आम नेम हैं। कुछ इलाकों में कुछ और नाम बोले जाते हैं, किसी और दूसरे इलाके में उसके और नाम बोले जाते हैं। तो इस तरह कॉमन नेम जो थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो इस तरह साइंसदानों ने सोचा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना कोई ना कोई मखसूस साइंटिफिक नेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस है कि कॉमन नेम जो प्रॉब्लम काज कर रहे थे उसको उन प्रॉब्लम्स को किल किया। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम जो थे, चलो कोई कॉमन नेम होता है जो कि सिर्फ किसी इलाके में यूज़ हुआ है तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वही यूज़ होता रहे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम काज ना होती। लेकिन कॉमन नेम जो थे उनकी साइंटिफिक बेसिस तो थी कोई नहीं, इसलिए हर इलाके वाले अपने ही बोली के हिसाब से, अपनी ज़बान के हिसाब से या किसी खसूसियत की वजह से ही किसी हर ऑर्गेनिज्म को अपने अपने ज़हन से जो है नाम दे देते थे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर का दूसरा पॉइंट यही है कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। तो उन्होंने ऐसे जानदारों को नाम दिए जिनकी साइंटिफिक बेसिस थी, यानी कि साइंटिफिक बेसिस पर ही उन्हें जानदारों के एक मखसूस नाम दिए। आखिरी पॉइंट जो है वो सेटेबिलिटी ऑफ नेम्स है, यानी कि नेम्स की सेटेबिलिटी है। जैसे मैंने एक प्याज के बारे में आपको बताया कि प्याज को प्याज, बसल, ओनियन वगैरह के नाम से दिया जाता था। इसकी कोई सेटेबिलिटी नहीं थी, कोई मखसूस नाम नहीं था। हर बंदा जो है अलग-अलग, हर इलाके वाले अलग-अलग नाम यूज़ करते थे। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक ही ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिफिक नेम दिया जो कि सेटेबल था। पूरी दुनिया में जो है ना, कोई अगर किसी दूसरे इलाके से कोई बंदा आया तो वो साइंटिफिक नेम से ही आपने ऑर्गेनिज्म को या जिस ऑर्गेनिज्म के मतलब उसने रिसर्च की है वो साइंटिफिक नेम से ही उसका मुतारफ़ करवा सकता है, जो कि साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में उसका मखसूस होगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्या वो कौन सा बंदा था, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस सिस्टम को मुतारफ़ करवाया था? तो इसकी हिस्ट्री में, इसके इंट्रोडक्शन में अगर नाम बात की जाए तो वो कार्लस लिनियस वो बंदा था जिसने जानदारों को साइंटिफिक नेमिंग का सिस्टम मुतारफ़ करवाया, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जिस बंदे ने मुतारफ़ करवाया था वो कार्लस लिनियस था। उसके बाद आपकी बुक में स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं 3-4, जैसे होमो सैपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, इस तरह ओनियन यानी प्याज का एलियम सीपा साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। उसके बाद कोरोस सेप्लेंडेंट्स का लिखा हुआ है, कवे का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, और कुछ जानदारों के साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। वो भी अपनी बुक से आपने याद भी करने हैं, लिखने भी हैं। अब इस टॉपिक में आपने क्या क्या याद करना है? स्टेटस ऑफ वायरसेस में हमने पढ़ा था कि वायरसेस को जानदारों बेजानों के दरमियान क्यों तस्वर किया जाता है, या वायरसेस की कौन सी खसूसियात जानदारों जैसी हैं, कौन सी खसूसियात बेजान अशिया जैसी हैं, वो खसूसियात आपने लिखनी है और याद भी करनी है। उसके बाद परियोन्स और वरियोर्स में क्या डिफरेंस है, परियोन्स और वरियोर्स में डिफरेंस याद करना है आपने। उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है, अलग से 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। फिर अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखने के बाद वो कहता है कि किस तरह जो है किसी भी जानदार का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेम जीनस का होता है, सेकंड नेम स्पीशीज़ का होता है। इंतहाई अहम सवाल के साइंटिफिक नेम्स को लिखने के रूल्स लिखें तो 3 रूल्स लिखे गए हैं आपकी बुक में। 3 के 3 रूल्स आपने लिखने भी हैं स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में लिखने के साथ साथ याद भी करने हैं। उसके बाद आखिरी टॉपिक है सिग्निफिकेंस। इसकी 3 पॉइंट्स मैंने सिग्निफिकेंस लिखने हैं, आपने लिखने भी और याद भी करने हैं। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।